You guys just don't have what it takes to be a student. विद्यार्थी और शिष्य में यही अंतर होता है। विद्यार्थी ज्ञान के लिए आता है, शिष्य होश के लिए आता है। आप लोग सच में, मेरे को नहीं आता समझ, जिस इतना फ्लक्चुएटिंग माइंड है आप लोगों का कि आई रियली डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स कि क्या है, क्या तो आप पाने आए हो, क्या तो आप लेने आए हो, और क्या आप लेकर जाओगे। पात्रता जीरो है आपकी, और लेने आए हो आप लोग नॉलेज। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। विद्यार्थी भी नहीं हो अभी तो आप, शिष्य तो होना बहुत ऊंची बात है। शिष्य होश मांगता है, ध्यान रखना, शिष्य होश मांगता है, विद्यार्थी ज्ञान मांगता है। खैर, सीख जाओगे। सबसे पहले दो चीज़ें जानो। दो शब्द होते हैं, बिकमिंग और एनालिसिस, ठीक है। इन शब्द, ये जो मैं अब मेडिटेशन ड्रिल बताने वाला हूँ, ये देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए क्योंकि अगर आप इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं जाने तो आपको ये आएगा ही नहीं समझ में, राइट। तो वो कॉन्सेप्ट आप जानना ध्यान से। बिकमिंग एक होता है, एक होती चीज़ व्हेन यू बिकम, और दूसरी चीज़ होती है व्हेन यू एनालाइज, ठीक है। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा तब आपको आएगा समझ। जैसे मान लो आपने कभी महसूस किया कि कितनी सारी चीज़ें आप चाहते थे करना, लेकिन अब उन चीज़ों में आपको कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। देखा है, जब आपकी उम्र छोटी थी तब आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, बट अब कोई खास इंटरेस्ट नहीं उन सब में, बिकॉज यू हैव बिकम इट। जब छोटा बच्चा जो होता है ना, आपने कभी देखा है स्कूल टाइम में जो बच्चे होते हैं वो कितना कूल फील करते हैं, है ना। सिगरेट पीना, थोड़ा कॉलर उठा के चलना, सीनियर से दोस्ती करना, है ना। पता है क्यों? बिकॉज दे एनालाइज कि जीवन में कुछ है पाने को, पावर, दे एनालाइज पावर। बट आपने कभी महसूस किया, जितना ज़्यादा आप पावरफुल होते जाएंगे उतना आप सिलेक्टिव लोगों के साथ रहेंगे। गौर से सुनना, एक साधारण गैंगस्टर और माफिया में यही अंतर होता है। साधारण गैंगस्टर क्या पता क्या करता है, वो वही लो क्लास की बातें होती है ना उसकी, कि भीड़ बढ़ाओ, झुंड बढ़ाओ, उसको लगता है पावर यहाँ होती है, तो उसकी ख्वाहिशें ऊपर को होती। ही एनालाइज अलॉट कि एक दिन मैं भी, मेरा भी नाम होगा देश में, मेरे को भी सब जानेंगे, हफ्ता मांगूंगा, एक्सटॉर्शन मनी मांगूंगा, मर्डर करूंगा, किडनैपिंग करूंगा, जितने भी ऊंचे ऊंचे काम हुआ करेंगे वो मेरे थ्रू ही होंगे। सो दे एनालाइज। बट आप कभी भी देखना, जितने भी जो टॉप क्लास गैंगस्टर्स थे, जब वो माफिया में गए, जितने भी टॉप क्लास ऑपरेटिंग माफिया हैं, आपको पता है व्हेन दे बिकम, दे स्टॉप एनालाइजिंग। वो वही माइंड नहीं रह जाता कि अब किडनैप करेंगे या ये करेंगे। इफ़ यू रियली वांट टू सर्वाइव एज अ माफिया, पॉलिटिक्स में आ जाओ। इफ़ यू रियली वांट टू सर्वाइव एज अ माफिया, तो आप बड़ी जो धारा है उसको कर लो ज्वाइन, क्योंकि तब आप खुले सांड की तरह नहीं हो सकते, राइट। हाथ में ली गन, किसी को धमका रहे हो, नो 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 नो। धमकाने वाले के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो छोटे लेवल का गैंगस्टर होता है उसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई होते हैं। माफिया बनने के बाद यू कैन डू इट लाइक दैट। इसीलिए आप जापानीज, जो अगर आपने देखोगे वो माफिया की फोटोज देखो, जिससे पूरी बॉडी पर टैटू होते हैं, राइट, दे आर नाउ ऑल आर इन मेन स्ट्रीम, राइट। तो आप कभी, तो ये तो पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप देखो, आप कभी भी पार्क में जाना, ठीक है, जितने भी आपके इलाके के नामी गैंगस्टर्स थे उनसे ज़रा बात करना। बात करने में वो एक ही बात बोलूँ, भाई साहब कुछ भी नहीं रखा इन सब चीज़ों में, आपको ये सब चीज़ें करनी नहीं चाहिए, किसी को भाई किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये सब उसकी बातें सुनना। जरा मूर्ख है वो एक नंबर का। जब उसके पास एनर्जी थी तब वो भाग रहा था कि कुछ पाने को है, और अब वो चुपचाप बैठा है। क्योंकि आप समझो, माइंड के साथ, आप समझना ध्यान से, दो ही प्रकार के लोग होते हैं। या तो आप माइंड की पूरी हीट को देख लो, है ना, और या फिर आप पूरे अध्यात्म में आ जाओ। दो ही फेसेस होते हैं। बीच में अगर आप अटक गए माइंड की, या तो आप लिमिट देख ही लो, या तो मर्डर कर ही लो मन भर के, एक बार जेल हो आओ, एक बार सारे रंग रूप देख ही लो, गैंगस्टर होता क्या है, गैंगस्टर माइंड होता क्या है, राइट। एक बार ढंग से देख ही लो, मर्डर कर ही लो एक बार, तब आपको समझ में आएगा कि माइंड की हीट का कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि जब तक एनालिसिस है, मर्डरर को ये लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, लेकिन ही फेल्स टू अंडरस्टैंड कि जैसे ही तुम मर्डर कर दोगे तब डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे सारे के सारे। तो मतलब ये कि जब तक तुम एनालाइज कर रहे हो कि मैं शायद गैंगस्टर बनूंगा, मेरा नाम होगा, अखबारों में नाम होगा, बट वो डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। जैसे व्हेन यू बिकम अ मर्डरर, तब आप सोचोगे कि मर्डर बन के भी मेरा क्या हुआ, कुछ खास तो हुआ ही नहीं यहाँ पे। जो पावर चाहिए थी, जब तक पावर भुगती, अब मैं पावरफुल लोगों में बैठा हूं तो अब मुझे चाहिए नहीं वो। तो जैसे ही तुम्हारी, ये आप समझना दो, जैसे ही व्हेन यू बिकम, यू विल स्टॉप एनालाइजिंग। तो जैसे ही आप व्हेन यू बिकम समथिंग, यू विल स्टॉप एनालाइजिंग। तब आप देखना, जितने भी ये लोग बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, ये पार्क में बैठे बैठे दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं, बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा जो आपको सुन रहा है ना, वो आपसे इंस्पायर उल्टा ज़्यादा हो रहा है। वो किसी को आपका ज्ञान नहीं चाहिए,
उसकी एनर्जी वैसी है, वो फिर से वही गलती करेगा। और यही हमारी स्टोरी है पूरी लाइफ की। हमारा जो जीवन है, आपको पता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अच्छा चलो एक बात मैं आपको समझाता हूँ। राजा बनने के बाद का अगला स्टेप क्या होता है? कभी आपने सोचा कि गरीब व्यक्ति राजा बनना चाहता है ना? राजा बनने के बाद का अगला स्टेप क्या होता है? रंक बनना। राजा और रंक की यही गाथा है। जैसे ही आप पूरा राजा बन जाओगे, पूरा राजा बन जाओगे, उसके बाद आपको रंक बनना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध, आप पूरे रंग रूप से सारे के सारे सेक्सुअल डिजायर्स पूरे होंगे आपके। गर्ल्स आपको चाहिए, अवेलेबल है। और क्या चाहिए? पैसा अवेलेबल है, इमेंस वेल्थ अवेलेबल है। कार्स कौन सी चाहिए आपको? मैकलेरन, लैंड रोवर्स अवेलेबल है। और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए मैंने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? पूरा राजा। अभी आप पूरा राजा नहीं बने। जिस दिन आप हीट जान लोगे ना, तब आपको समझ में आएगा राजा बनना तो और भी ज्यादा मूर्खता वाला काम है। क्योंकि मैंने टाइम पूरा हो गया, एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग एट 55 ईयर्स ऑफ एज। अब मेरे पास है नहीं, ऊर्जा भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पूरा राजा बन जाओगे ना, तो आपके पास रंक बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, भिक्षु बनने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। इसीलिए दोज हु आर रियली 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 रिच, आपको पता है, दे फील इमेंस प्लेजर इन बीइंग पुअर। ख्वाहिश होती है उनके लिए कि काश हम भी ऐसा जीवन जिए। वेन यू आर गार्डेड विथ टू मेनी पीपल, राइट, ऑल द टाइम, तब आपको ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ गया, इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था। तो आप ये जानना, व्हेन यू रियली बिकम, एनालिसिस विल स्टॉप। तो जैसे ही आप अमीर हो जाओगे, अमीर होने आपने अमीर की चाहत की क्यों थी पता है आपको? क्योंकि यू आर एनालाइजिंग। तो जब एनालाइज करते हैं तो ख्वाहिशें आती हैं कि मैं एक दिन ये बनूंगा, मेरे पास ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि बुद्ध के टाइम पे सारी की सारी लेडीज थी इनको अवेलेबल, है ना? सारी की सारी लेडीज अवेलेबल थी। लेकिन एक बार ये अपने यूथ फेयर में जा रहे थे। यूथ फेयर आप जानते हो? उस मेले में जब ये जा रहे थे ना, तो इनका जो सारथी था उसको इंस्ट्रक्शंस थे कि कोई भी गरीबी, दीन या मृत्यु, इनकी बातें नहीं होंगी इनके सामने। सिद्धार्थ के सामने ये 3 बातें नहीं होंगी। लेकिन अचानक से जाते जाते इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, बिल्कुल हालत खराब, रिंकल्स ऑल ओवर द बॉडी, एक बूढ़ा आदमी आराम से अपना जा रहा था बिल्कुल स्लो स्पीड में। तो बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? क्योंकि उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा ही नहीं था काफी टाइम तक। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? सारथी ने कहा कि महाराज, मेरे को आदेश तो नहीं है आपके इस उपलक्ष्य में कुछ भी बोलना, मेरे को आदेश नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगा ये है बूढ़ा आदमी। तो बुद्ध ने पूछा कि क्या मैं भी होऊंगा किसी दिन बूढ़ा? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, सारे ही लोग होते हैं बूढ़े। ठीक, चलो आगे उन्होंने देख ली मृत बॉडी, मृत शरीर को जैसे ही उन्होंने देखा, और जब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, और जब वो जा रहे थे तब उन्होंने पूछा कि ये कौन है? तो सारथी ने कहा कि सारथी ने थोड़ा हेजिटेट किया और उसने कहा कि महाराज, इस उपलक्ष्य में भी बोलना मेरे लिए, मेरे को आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर मैं बोलूँ तो ये है मृत्यु। तो बुद्ध ने कहा कि क्या मृत्यु मेरी भी होगी? तो उन्होंने कहा हाँ होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है सारथी, रथ को मोड़ो वापस। तो सारथी ने कहा लेकिन क्यों महाराज? उन्होंने कहा कि जिस युवाओं को मैं देखने जा रहा हूं और मेरा अंत ये है, अगर मैंने मृत्यु देख ली तो समझो हो ही गई मेरी भी मौत है। किसी भी एक व्यक्ति के मरने से अगर जिस दिन आप ये एहसास ले लो कि आई विल ऑल्सो डाई समडे, तब आपकी लगभग ऊर्जा तो खत्म हो ही जानी चाहिए उस वक्त। तो ये अंतर होता है हम में और गौतम बुद्ध में। बुद्ध पूरे राजकुमार थे, पूरे का मतलब समझते हो? सारी खूबसूरत गर्ल्स अवेलेबल थी उनको, राइट, इमेंस वेल्थ। किसी भी मुरझाए हुए फूल को रखा नहीं जाता था उनके आसपास, ठीक है? किसी भी बूढ़े व्यक्ति को आसपास, उनके महल के आसपास रहने नहीं दिया जाता था। तो इसको हम कहते हैं पूरा राजा होना, पूरा राजा। जब आप पूरा राजा हो जाओगे ना, तो आपके पास रंक बनने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आप सुनो जो मैं कह रहा हूं आपसे। आपको लगता है जीवन स्ट्रेट लाइन है, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि राजा बनने का अगला स्टेप क्या है। आपको शायद क्वेश्चन नहीं आया समझ। ये आपको लगता है लाइफ एक स्ट्रेट लाइन है, हम चलेंगे और चलते ही जाएंगे। और वेस्टर्न जो लोग हैं उनको ऐसा ही लगता है कि चलते ही जाना है, ऊपर और ऊपर। लेकिन नहीं, अगर आप गौर से देखोगे ना, तो राजा बनने का अगला स्टेप होता है रंक होना। इसीलिए मैंने कहा जीवन सर्कल है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपको घूम के दोबारा से वहीं आना पड़ेगा। तो आप समझो, आप इस चक्र को, हाउ दिस चक्र विल ब्रेक, कभी आपने सोचा है? क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को एनालाइज करोगे, यू विल बिकम, एंड व्हेन यू बिकम, यू हैव टू अगेन कम टू दिस अगेन पॉइंट टू
अगेन एनालाइज। तो किसी भी चीज को आप एनालाइज करोगे, जो जवान व्यक्ति होता है उसको लगता है आगे आशा है, आशा है। बूढ़ा बूढ़ा व्यक्ति पता है क्या, बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं दोबारा से पीछे जाऊंगा, फिर से मैं आशाओं को जोड़ूंगा। तो ये सर्किल को तोड़ने का सिर्फ एक ही उपाय है, सिर्फ एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि आप ये जान जाओ कि बिकमिंग और एनालिसिस में अंतर क्या है। या तो मैं यहां ठहर जाऊं बिकमिंग में, या फिर मैं एनालिसिस में ठहर जाऊं। एनालिसिस होता है माइंड, बिकमिंग होते हो आप। हाँ, ये रील थी ना, जैसे मैंने कहा था होना ही मन है और है ही तुम हो। तो ध्यान से सुनो इसी एग्जाम्पल। एनालिसिस ये कहता है कि ऐसा हो, इसको हम कहते हैं होना ही, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे पास ये गर्ल होनी चाहिए, या मेरे पास ये कार होनी चाहिए, ये होता है होना। दूसरा है ही तुम हो। है ही तुम हो का मतलब ये होता है कि जो तुम हो वो, जो मतलब जो आप ऑलरेडी हो वही हो आप। लेकिन ये आपको तब तक नहीं आएगा समझ में जब तक आप एनालिसिस को काट नहीं दोगे अपनी लाइफ से। तो अब जब जो मैं मेडिटेशन ड्रिल बताने वाला हूँ, मैंने आपसे कहा ना मेडिटेशन ड्रिल बहुत आसान है, लेकिन आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह आना चाहिए समझ में, एनालिसिस और बिकमिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो ये जो एनालिसिस है, ये जो मेडिटेशनल ड्रिल है, देखो पहली बात तो ये ध्यान से सुनना। आपके साथ अभी दिक्कत ये है, टू मेनी क्वेश्चंस माइट बी फ्लोटिंग इन योर माइंड, एंड इसीलिए आप हो नहीं पा रहे हो जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं वो होकर ही ले सकते हो आप एट द सेम टाइम एनालाइज, यू वांट टू एनालाइज बिकॉज आस्किंग क्वेश्चन इज व्हाट, यू आर एनालाइजिंग मी। तो आप मुझे होकर ही ले सकते हो ज्ञान, एनालाइज करके आप मेरा ज्ञान ले नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब मैं कमेंट्स ऑफ करता हूं तो उस वक्त पूछना भी मत, अंदर से सवाल लाना भी मत। अरे सवाल नहीं भी दूंगा जवाब तो आज नहीं तो हूं मैं कल, मैसेज कर दो, आंसर तो मिल ही जाएगा। आंसर इज नॉट अ प्रॉब्लम हियर इन दिस वर्ल्ड, क्वेश्चंस आर प्रॉब्लम। आपको क्वेश्चंस रॉन्ग टाइम पे आते हैं, जब मैं समझा रहा हूं उस वक्त क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए आपके माइंड में, चुपचाप सुनते रहो। आ जाए समझ तो बहुत ऊंची बात मानना, क्योंकि पहली बार जो मैं बोल रहा हूं आपको आएगा ही नहीं समझ। तो आपको इफ यू वेन यू आप जो मैं ध्यान आपको अभी समझाने वाला हूं वो है टू बिकम, बिकमिंग में होल्ड करना। लेकिन उसके लिए आपको एनालिसिस को काटना पड़ेगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ये हो ये हो ये हो आपको काटना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा ना ये है चक्र, इस चक्र को अगर आपको एक तरफ से काट दो, एनालिसिस को काट दो तो ही आप इसको ठहर पाओगे, वरना घूमते ही रहोगे इसी में। ठीक है, अब जो मैं आपको बताऊं तो ये तो था दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल देखो आप। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब मैं आपको मेडिटेशन समझाऊंगा, तो उससे पहले आप ये समझो कि आपके ऊपर एनालिसिस और बिकमिंग काम कैसे करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। ये मैं हूं, दो शब्द होते हैं, एक होता है सिंगर, एक होता है परफॉर्मर। सिंगर वो होता है जब आप होकर गाना गाते हो। मैं आपको सिंगिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट, मैंने यहीं से सीखा ये चीज़, इसलिए ध्यान से सुनो। और ये आप सबके साथ है ये बात, इसलिए ये मत समझना कि मैं कोई ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप नहीं जानते हो। ये सब आप जो बातें जानते हो आपके साथ कहीं ना कहीं हुआ है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जो आप सबके साथ हुआ होगा। आप सब बाथरूम में नहाते हो तो कभी ना कभी गाना भी आता है, लेकिन आप गौर से देखना, आप जैसे कोई भी गाना गा रहे हो, गाना गा रहे हो, लेकिन उस पल में अगर आप गौर से देखोगे ना, आप गाना गा रहे हो और अचानक से कोई आ गया सामने से गेट में, या फिर आपको आवाज मार दे, अचानक से आपका फ्लो टूट जाएगा। लेकिन अब गौर से देखना कि फ्लो टूटता है या फिर कुछ और होता है। आप जब गाना गा रहे थे ना तब आप थे, गाना और आप एक थे, उसको हम कहते हैं बिकमिंग। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति आता है ना, बोलता है हेलो भाई साहब खटखट, आप अंदर हो क्या, कुछ भी आपको जरा सी आवाज भी है ना, वैसे ही आप एनालिसिस मोड में जाते हो। अब आप समझो एनालिसिस मोड का मतलब क्या होता है। एनालिसिस मोड का मतलब जब आप होते हो ना तब मन नहीं होता उस वक्त, तभी आप गाने के साथ एक हो जाओगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगा मेरे को। और जब आप एनालिसिस मोड में जाते हो, एनालिसिस मोड होता क्या, जैसे आप हो, आप आराम से नहा रहे हो, गाना गा रहे हो, आप एक थे गाने के साथ, आप थे बिकम। लेकिन जैसे ही किसी की आवाज आई आप एनालिसिस में चले जाओगे, यानी कि आपका माइंड आगे आ जाएगा ऐसे करके। तो आप अपने आप को अपनी आप मन की आंखों से देखना स्टार्ट कर दोगे, अरे ठीक तो बाल ठीक तो, साबुन ठीक तो लगा है। जस्ट इमेजिन नहाते वक्त भी आप एनालिसिस मोड में जाते हो, जबकि नहाना तो कितना प्राइवेट चीज होती है और कोई आपको देख भी नहीं रहा, फिर भी ऐसा आपको महसूस होगा कि मुझे फिर भी कोई देख रहा है। वो है आपका मन, यानी कि आपका मन ही एनालिसिस मोड में आ जाता है। बिकमिंग का मतलब ये होता है जब आप वो गाना, और इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ बिकमिंग का मतलब क्या है। आप इमेजिन करो जो मैं कह रहा हूँ, आप इमेजिन करो कि आपने गाना कब गाया था नहाते वक्त। आपको पता है जब आप गाने के साथ एक थे तब उस हिस्से को आप इमेजिन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि इमेजिन करने के लिए आपकी जो स्मृति है, जो आपकी ये है बुद्धि है, वो बाहर को होनी चाहिए, यानी कि मन वो आपको बाहर को होना चाहिए। इसीलिए आप जीवन के वो क्षण कभी इमेजिन नहीं कर सकते जहां पे आप थे।
कभी भी आजमा के देख लो, आजमा के देख लो। आप जो बाथरूम में नहाते हो ना, तो बाथरूम में आप नहाए, बाथरूम में जैसे ही आप नहा रहे हो तो आपको उतना ही हिस्सा याद आएगा जहां पे आपको आवाज आई, हाँ कौन, हाँ हाँ पापा मैं हूं अंदर, मैं हूं। तो आप अपने आप को, जब माइंड आगे आ गया था एनालिसिस करने, आप उसी हिस्से को सिर्फ याद कर सकते हो, आप वो हिस्सा याद कर ही नहीं सकते जब आप सच में ये थे। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो याद कर तो रहा हूँ, मैं था गाना गा रहा था, लेकिन उतना ही हिस्सा आप याद कर पा रहे हो जहां पे आपकी तादाद आपसे टूट गई थी। जब गाना और आप बिल्कुल एक हो जाते हो ना, उस पल को आप याद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। आपको किसी, देखो आप सोचो, आप खुद को देख कैसे सकते हो, खुद को कैसे देखोगे? मिरर में, है ना? जैसे मैं फोन के सामने, तो मैं अपने आप को सामने देखूंगा, लेकिन गौर से देखो, ये भी तो मैं अपने आप को देख रहा हूं, तो मेरी ही एक परछाई आ गया। मैं खुद को देखूंगा कैसे? खुद सोचो। अब आप बोलोगे आंखों से, हाँ लेकिन आपको आंखें, मतलब आपको बाहर के यंत्र की हेल्प लेनी ही पड़ेगी अपने आप को देखने के लिए। सही मायने में आप कभी अपने आप को देख नहीं सकते आप। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो आप हो उसको आप कभी एनालाइज नहीं कर सकते। एनालाइज मतलब देखना, आप उसको देख ही नहीं सकते जो आप सच में हो। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, तो ही आप जाओगे इस, जो आज मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा उसमें आपको आने के लिए ये जानना ही होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। यहाँ तक आगे बात समझ। अगली जो बात है, अब मैं आपको एक फाइनल एग्जांपल दे रहा हूँ अपने ऊपर, तभी आपको आएगा समझ। और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आपको अपने साथ कनेक्ट करना ही होगा, वरना आपको आएगा नहीं। ध्यान से देखना, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा था कि एक सिंगर होता है, एक होता है परफॉर्मर। सिंगर का मतलब क्या होता है आप समझो। हर जज, ऐसा कौन सा क्षण था जब आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अपने लिए गाना गाया था? वो ड्रिल मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही आपको जरा भी डाउट हुआ, जरा भी महसूस हुआ कि सामने कोई है, वैसे ही आप सिंगर से परफॉर्मर के मोड में आ जाओगे। ये दोनों में अंतर होता है बहुत बड़ा, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सिंगर, आप सुनना ध्यान से, ये मैं बैठा हूँ आपके सामने, ठीक है? अब जो भी मैं बात करूँ वो अपने आप से ही मैं होंगे बात, ठीक है? तो जब मैं ये वाली उंगली दिखाऊं मतलब ये मेरा मन है, और ये जो मैं दूसरी उंगली दिखाऊं मतलब ये मेरा दूसरा मन है। हम सब के अंदर कई प्रकार के मन होते हैं, एक मन नहीं होता। वी ऑल आर पॉलीसाइकिक। तो ध्यान से सुनना, इसलिए जब मैं उंगली करूँ तो मतलब ये मेरा पहला मन है, ये और ये दूसरा मन है, और ये मैं अंदर में हूँ। तो ठीक है, 3 कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है? तो पहले समझो सिंगर का मतलब क्या होता है। सिर्फ तब जब आप और गाना एक हो जाते हो, सिर्फ वो पल होते हैं काउंट सिंगर में, ठीक है? तो तुम्हें देखता हूं तो पहला मन आ गया। पहला मन आएगा कि सुरजीत तुम्हें कोई सुन रहा है, तो मतलब मन जैसे ही आ जाएगा वैसे ही परफॉर्मर आ जाएगा आगे। यही है मेडिटेशन ड्रिल। कट, परफॉर्मर को आने मत देना। सिंगर का मतलब समझो। लगता है ऐसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है। गौर से सुना ध्यान से। आपके अंदर जैसे ही एहसास आया कि आप परफॉर्मर हो एंड पीपल आर लिसनिंग टू यू, वैसे ही आप ध्यान से देखना अपना शब्द स्किप करोगे। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सिंगर की तरह गाऊं, परफॉर्मर की तरह ना गाऊं। ये अंतर बहुत ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि हर एक सेकंड में मैं तो जान ही रहा हूँ कि कोई लोग मुझे सुन रहे हैं। जैसे ही मैं जानूंगा कि कोई सुन रहा है वैसे ही मैं बाहर आ जाऊंगा एनालिसिस मोड में। बिकमिंग मोड कुछ और होता है, वो बिकमिंग मोड को ध्यान से देखना। मैं बार बार छू के आऊंगा, राइट? तो मैं फ्लक्चुएट मारूंगा, बिकमिंग पे भी जाऊंगा, एनालिसिस पे भी आऊंगा। एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मुझे कोई सुन रहा है, बस वैसे ही आप और से मेरे शब्दों को सुनना। मैं किसी ना किसी शब्द को स्किप मार दूंगा या फिर स्पीड अप हो जाऊंगा, यानी कि ध्यान टूट गया। तो मैं साधारण से गाने को ध्यान में कन्वर्ट हो जाऊंगा। तो उसको आप देखना ध्यान से। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको बहुत गौर से जानना पड़ेगा। है बहुत आसान, लेकिन इसमें है एक छुपी हुई है ट्रिक। बिकमिंग और एनालिसिस को बिल्कुल क्लियर करना। जब तक आपको आपका मन भी ना देखे तब तक ही वो आप बिकमिंग, मतलब सदियों से जिसकी तमन्ना थी मुझे वो खुशी जिंदगी मिल गई है। तेरी बातें सुन के मेरी ये निगाहें झुकी जा रही है। ये है परफॉर्मर। अभी भी मैं अंदर नहीं, अभी मैं अंदर गया ही नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए था अंदर। फिर से शर्म से मोहब्बत से ज्यादा। तो आप ये बस अंतर जान लो कि सिंगिंग और परफॉर्मर में अंतर वही होता है जो बिकमिंग और एनालिसिस में होता है। सिंगर आप सिर्फ 1 ही सेकंड को होते हो, बाकी टाइम आपको पता है कि मेरे को कोई और सुन रहा है। और ये बात क्योंकि अभी मैं कैमरा ऑफ भी कर दूंगा ना, तो भी मुझे तो पता है कि मेरा माइंड तो सुन ही रहा है।
जिस दिन आप माइंड को भी पीछे पीछे छोड़ना स्टार्ट कर दोगे, बस हो गया ध्यान। रुमेशिशी ने पूछा है एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सेल्फ अवेयर। देखो देखो कितनी रॉन्ग लाइन है ये, एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सेल्फ अवेयर, यानी कि एक ही लाइन में ये कह रहे हैं कि एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर आप हो, आप अपने सही मायने में आप सेल्फ के बारे में अवेयर हो ही नहीं सकते, आपको पता है। सेल्फ अवेयरनेस एक्चुअली एक ऑपोजिट वर्ड है, आप ये वो नहीं जो अभी बोल रहे हो, आप सेल्फ को अवेयर करोगे कैसे, यू कैन नॉट अवेयर सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि दैट यू विल रिमूव एवरीथिंग एल्स एंड रेस्ट वॉट एवर इज लेफ्ट, इट इज वॉट सेल्फ अवेयरनेस इज। देखो मयूरेश ने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि कुछ कुछ चीजें हमें याद नहीं रहती, लेकिन तो क्या मतलब है कि उस टाइम हम एनालिसिस से बाहर थे, यस बिल्कुल। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे पूछूं कि आपको मेरे बारे में क्या चीज है जो यूनिक महसूस होती है, क्योंकि काफी ऐसी चीज है जो आपको एक नजर में आ जाएगी, मेरे को नहीं आएगी समझ में, क्योंकि वो मैं हूं ही, तो जितना मैं ट्रूएस्ट हूं इनसाइड में वो चीज मेरे को दिख ही नहीं सकती कभी भी। इसीलिए मैं अच्छा हूं या बुरा हूं ये कई बार मेरे को मालूम ही नहीं चलेगा, आपको महसूस होगा ये। सो देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बिकमिंग और एनालिसिस की। हम सबकी ख्वाहिश होती है ना कि हम गौतम बुद्ध की तरह प्रीच करें, है ना, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हम कृष्ण की तरह प्रीच करें। लेकिन आप समझो, द मोमेंट यू बिकम गौतम बुद्ध, रेस्ट एवरीवन विल नो दैट यू आर गौतम बुद्ध, ओनली यू विल नॉट नो दैट यू आर गौतम बुद्ध, राइट। लेकिन अब एक और बात आती है सवाल कि मीरा कौन थी। देखो मीरा सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल है इसका। बिकमिंग का मतलब ये होता है कि आप एनालिसिस उस हद तक ड्रॉप करते हो जहां पे आप ही आप रह जाते हो। लेकिन यहां पे भी एक छोटा सा कैच है, आपने कहा कि आप उस हद तक ड्रॉप करते हो, ड्रॉप एनालिसिस को, लेकिन आप जैसे ही आपकी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, ये आ जाएगा माइंड। आपको पता है मीरा के साथ क्या एक अच्छी चीज थी। यहां पे मैं बोलूंगा कि आपको किसी, जब आप एक्सटर्नल हेल्प लेते हो ना, तो मैं किसकी हेल्प ले रहा हूं आपको, आप देख रहे हो म्यूजिक की। मीरा ने हेल्प ली थी कृष्ण की, तो कृष्ण कौन है, कृष्ण है निमित्त मात्र, मतलब रीजन। मीरा कौन है यहाँ पे, मीरा वो है जो कृष्ण को इतना ज्यादा चाहेगी कि वो चाहत ही अपने आप उसको उठा लेगी ऊपर। अब सवाल यह था, उठने का मतलब क्या होता है, उठाना का मतलब क्या था, वही मैं आपको बता रहा था। जैसे मैं हो तुम्हें देखता हूं, तो ये भी मेरा 100% नहीं था, 100%, क्योंकि अभी भी मैं ये जान तो रहा ही हूं कि लोग सुन रहे हैं मेरे को, इसीलिए 100% नहीं था। जैसे ही मैं बिल्कुल, शायद हो सकता है गलती से मैं भूल जाऊं, ये मैं ना जानूं, और एक भी हिस्सा मेरा नहीं जानता कि कोई समवन इज वॉचिंग मी। लगता है ऐसे मुझे मेरी सारी खुशी मिल गई है सदियों से जिसकी, एक शब्द से आप झूमोगे। मैं वही चीज रेप्लिकेट कर रहा हूं जो मीरा ने की होगी कृष्ण के साथ। इस चीज को आप जानना, आप जैसे कृष्ण है, तो कृष्ण भी सहारा थे, और वही सहारा मेरे लिए म्यूजिक है। तो मैंने ये चीज म्यूजिक से सीखी, इसलिए मैं म्यूजिक का एग्जांपल दे रहा हूं। आपके साथ हो सकता है पेंटिंग के साथ आई ये चीज, जो भी लोग पेंटर हो ना, हो सकता है वो पेंट, एंड इसीलिए मेरे लिए डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डांस किया नहीं, लेकिन मैं डांस का लॉजिक पूरा जानता हूँ, वो लॉजिक वही है। कई लोग आप में से हैं जो डांस, जैसे आप डांस का हेल्प लोगे ना, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको खोने पे हेल्प करती है, डांस हो सकता है। आप में से कई या गर्ल्स या बॉयज डांसर होंगे, तो घर में 1 घंटा डांस आप कीजिए, 1 घंटा डांस, और वो डांस का कोई ढंग नहीं होना चाहिए, ध्यान से सुना, वो डांस अपने आप आना चाहिए। रात के 9 बजे आ जाए हो सकता है, तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए कान में लगाओ ईयरफोन्स एंड, और जब अगर दिन में आ गया मान लो डांस, तो आप म्यूजिक लगा लो स्पीकर पे। मेरा कहने का मतलब ये, म्यूजिक तो सिर्फ एक बहाना है यहाँ पे। मैंने कहा ना, जो मीरा को हुआ था कृष्ण के साथ, वही आपको हो सकता है पेंटिंग के साथ। पेंटिंग आप कर रहे हो, स्केच बना रहे हो, कई बार आपने देखा स्केच आप खो जाते हो। बाइक राइडिंग में भी ये होता है, आपको पता है, बाइक राइड आप करते हो कभी भी, तो बस सारी जो जीवन के जो स्ट्रगल है वो बस खोने के लिए ही तो है। खो जाओ, अपने आप को खो जाओ। लेकिन सवाल आता है कि खोता फिर होता कौन है, कौन खोता है रियल में, माइंड। तो सारी जो जीवन की जो प्रॉब्लम वो यही कि आप माइंडलेस स्टेट में घुस जाओ, कैसे भी इट डजंट मैटर हाउ। मैं म्यूजिक का सपोर्ट लेता हूँ, आप डांस का भी हेल्प ले सकते हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप जिसको आएगा ना समझ, उसको एकदम से आगे समझ, मैं बोल के रहा हूँ, और जिसको नहीं आएगा समझ, वो मतलब म्यूजिक से उतना कनेक्टेड नहीं है। पहले आप समझो, ये ये मेडिटेशन ड्रिल है ना, जब तक आप करोगे तब तक होगा नहीं आपसे। ये होगा, करना तो इसमें है ही नहीं, होने वाला पार्ट नहीं। और कब होगा वो छोड़ दो, वो आपका नहीं है सवाल, राइट। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा,
आप जब हमिंग करते हो ना, वो हमिंग भी बड़ी नेचुरल आती है, वो आपकी नहीं है, लाई हुई नहीं है। हो बचा के रखूंगी सभी उलझनों से। देखो आप, एक एक शब्द, लाइन तो छोड़ो, गाना भी छोड़ो, एक एक शब्द आप देखना अंदर से कुछ है जो झूमेगा, वही है माइंड से हटना पीछे को, वही वही होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, हर वो चीज जिसमें फ्रीक्वेंसी है, फिजिक्स में एक नियम होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। E मतलब एनर्जी, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी से। जिस भी चीज में फ्रीक्वेंसी हो, फ्रीक्वेंसी ही आधार है इस पूरे जीवन का, पृथ्वी के जीवन का फ्रीक्वेंसी ही आधार है। चाहे आप वैज्ञानिक तौर पर बात कर लो, चाहे आप मेडिटेशन में बात कर लो, फ्रीक्वेंसी का नियम जो जान गया, अपने आप उसको सारी चीजें एहसास होना स्टार्ट हो जाएगी। सारी चीज आपको पता है, जिस भी चीज पे आप झूमोगे, जिस भी चीज पे झूमोगे, और वो झूमना बाहर से आप मत लाना उसको, झूमना झूमना कभी भी आएगा, वो आप नहीं जानते, कभी भी आएगा। हो सकता कार में आ जाए, चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, अचानक से आएगा वो। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, कभी भी गाने सुनते हो ना, गाने कभी भी आप वो ना सुनो जिसमें वर्ड्स अच्छे नहीं है, क्योंकि वर्ड्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। झूम, ये जो मैंने वर्ड बोल रहा हूँ ना, झूमना, ये भी दो टाइप के हैं। आप एमिनम का म्यूजिक लगाओ, एमिनम का म्यूजिक लगाओ, ठीक है, ध्यान से देखना। एमिनम का म्यूजिक क्या करेगा, आपकी एनर्जी को बिल्कुल एकदम से उठाएगा और एकदम वेंट आउट करोगे आप एकदम से एनर्जी। कोई भी ऐसा गाना लगा लो जिसमें हाई बीट्स हो, ईडीएम म्यूजिक हो, लगाओ आप एक बार, तो उससे क्या होगा, उससे आप वेंट आउट तो हो जाएगी आपकी एनर्जी। अब आप बोलोगे हम झूम भी रहे थे, ठीक है, तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात करो, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करना। कभी आपने शांत क्षणों में से गाने सुने जो बिल्कुल शांत थे, हम अपने जिस्मों जा में कुछ ऐसे बसा लेंगे। तो आपने कभी देखा, कुछ ऐसे गाने होते हैं जो बिल्कुल रिदम में आते, बिल्कुल रिदम में आते हैं। तब आपको कभी ऐसा महसूस होता है अंदर कुछ है जो एनर्जी वेंट आउट नहीं कर रहा, फेंक नहीं रहा है, लेकिन 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 ऐसा लग रहा है मेरा तादाद टूट रहा है। मतलब अगर ये मन है ना, मन से ऊपर एक और चीज होती है, होती तो वो चेतना है, लेकिन मैं वो वर्ड यूज नहीं करूंगा आपको कंफ्यूज करने को। तो आपको ऐसा लगेगा मन से आप छूट रहे हो, छूट रहे हो, छूट रहे हो, लहर रहे हो, लहर रहे हो। ये भी दो अंतर होते हैं। तो आप जब हाई म्यूजिक कभी भी, इसीलिए मैं कहता हूँ, पार्टी में जाते हैं सैटरडे संडे, लोग पार्टी करते, क्लब करते, हल्ला गुल्ला करते, हल्ला गुल्ला मचाते, आ जाते, फिर से उनका रूटीन सेम आ जाता है। इसीलिए दे डोंट अंडरस्टैंड कि वेंट आउट मैं नहीं सिखा रहा हूँ कि आप एनर्जी फेंक ही दी, ना 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 ना, मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एकदम से देखो, आपका तादाद में टूटेगा। ये सारे जो मैं गाने बता रहा हूँ, ये तो मेरे एग्जाम्पल है, आपके भी खुद के भी ऐसे एग्जाम्पल होंगे। सूफी म्यूजिक इसीलिए मैं बहुत खास मानता हूँ, सूफी म्यूजिक आप कभी सुनना, राइट। मेरे चैनल का, इस इंस्टाग्राम का भी एक म्यूजिक है, देखना, फ्लेमिंग करके सॉन्ग है, वो सूफी म्यूजिक का यही तो है बात। उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया म्यूजिक पर, इसलिए आपने देखा मुस्लिम्स के म्यूजिक देखे आपने, मुस्लिम के म्यूजिक आपने देखे कैसे होते हैं, कभी भी आप देखना, उनके वर्ड्स, उनकी लय, कभी भी आप देखना। कभी आपने सोचा कि आतिफ असलम, मुस्लिम लोगों के पास म्यूजिशियन इतने अच्छे अच्छे क्यों होते, कभी आपने महसूस किया ये? कभी भी आप देखना, एक खाना और एक म्यूजिक, मुस्लिम्स के बड़े औसम आएंगे। इसका सिंपल कनेक्शन ये है, क्योंकि इनके पास जो, इन मुसलमानों के पास सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है वो है सूफिज्म। सूफिज्म, सूफिज्म में म्यूजिक का बड़ा रोल है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था, ये लोग जीवन को एनर्जी के, फ्रीक्वेंसी के रूप में देखते हैं, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हर, इसीलिए इसीलिए आपको ना म्यूजिक और नॉइज में अंतर नहीं पता। आप हल्ले गुल्ले कोई म्यूजिक कहते हो, जो भी चीज़ आप में खिंचाव पैदा करे वो म्यूजिक हो ही नहीं सकता। सूफी म्यूजिक को जरा गौर से सुनना, सूफी म्यूजिक हमारे पास है, मेरी आंखों में जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, एकदम स्टॉप करते हैं, जरूरी है सनम। वर्ड्स को सुना, मेरी आंखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, कितनी बेचैन हूं मैं यार से मिलने। झूमोगे आप, एकदम से झूमोगे अंदर लय। भले ही आपने कभी गाना अच्छा ना लगे, वो कोई इशू नहीं, लेकिन आप झूमोगे एकदम से, एक एक वर्ड के साथ महसूस करना। सूफी म्यूजिक का बहुत बड़ा गाना नहीं, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। तो आप कभी भी देखना, ये वो गाने नहीं है जो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको ऐसा लगे कि कुछ और ही है। इसीलिए आप कभी भी देखना, वेस्टर्न म्यूजिक डिफरेंट है, लेकिन पाकिस्तानी म्यूजिक कभी आप गौर से देखना, मुस्लिम्स का म्यूजिक ही है जो मेरे को उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि सूफीज्म का डायरेक्ट जो कनेक्शन है वो म्यूजिक से। इसीलिए आपने वो लगाना सुना है, ख्वाजा मेरे तेरे दरबार में, उसमें आपने देखा लॉन्ग टोपी पहन के वो बंदे झूमते हैं, वही थे सूफी फकीर। कभी भी मौका मिले सूफी फकीरों के बारे में जरा रीड करना। हार्डेस्ट टू फाइंड, हार्डेस्ट टू स्पॉट, आपको मिलेंगे नहीं आंखों के सामने जल्दी से।